नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कल सुबह 11 बजे पटना में दो बड़ी मीटिंग होने वाली है। नीतीश कुमार ने जेडीयू के सभी विधायकों को बुलाया है। तेजस्वी यादव आरजेडी विधायकों के साथ राय मशवरा करेंगे। कल बीजेपी की कोई बैठक नहीं है। बीजेपी इस वक्त वेट एंड वॉच की भूमिका में है। तो क्या कल देश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या नीतीश एक बार फिर मोदी से दोस्ती तोड़कर दुश्मनी करने वाले हैं? क्या कल तेजस्वी यादव फिर पाला बदलकर नीतीश कुमार की डिप्टी सीएम बन जाएंगे, या फिर नीतीश कुमार के पास वो फोन कॉल आ जाएगा जिसका वो पिछले 3 दिनों से इंतजार कर रहे हैं? बिहार पर कई तरह की अटकलबाजियां चल रही हैं। कोई कह रहा है कि नीतीश और सोनिया गांधी के बीच बात हो गई है, कोई कह रहा है नीतीश और तेजस्वी में डील हो गई है, कोई कहता है कि जेडीयू से ही कोई एकनाथ शिंदे निकलेगा और महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी कमल खिल जाएगा। सही बात क्या है, पक्की खबर क्या है? एक एक जानकारी पूरे बैकग्राउंड के साथ देखिए इस रिपोर्ट में। नीतीश कुमार फोन लाइन पर है। बिहार के मुख्यमंत्री को एक फोन कॉल का इंतजार है। क्या नीतीश कुमार को फोन आएगा? अगर आएगा तो कब? बिहार में चर्चा गर्म है। इसी सावन रक्षाबंधन से पहले ही पटना में बड़ा बदलाव हो सकता है। एक गठबंधन टूट सकता है, दूसरा गठबंधन बन सकता है। नीतीश कुमार खुद कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनकी पार्टी के नेता खुल्लम खुल्ला बोलने लगे हैं। ये तो अभी बताएंगे ना, अभी ये सब बता दें। जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। श्री आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों की राय जानेंगे। नीतीश कुमार ने कल अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई है। कल ही तेजस्वी यादव भी अपने विधायकों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। तो फिर आपकी क्या भूमिका होगी? आप क्या करेंगे आगे? जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। अब बिहार के लिए बेहतर विकल्प बिहार तय करेगा। जेडीयू और आरजेडी में हलचल है तो कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को पटना बुला लिया है और जीतन राम मांझी की पार्टी हमने भी अपने विधायकों की मीटिंग रखी है कि नीतीश कुमार के समक्ष अभी कोई नेता नहीं है, बिहार में कोई विकल्प उनका नहीं है। वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री 25 तक के लिए हैं। अगर कुछ बीच में बात कहीं होती है तो जनता का मैंडेट का अनादर होगा। हम समझते हैं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। अब तक इशारों इशारों में बात हो रही थी, अब नाम लेकर बयान दिया जा रहा है। संकेत बिल्कुल साफ, बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई। अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। अमित शाह पर बयान देने वाले ललन सिंह के बारे में इतना ही जानना काफी है कि ललन सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। नीतीश कुमार ने उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है। वहीं ललन सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के ऑप्शन खुले हुए हैं। अब देखते हैं कि नीतीश के पास ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर 1, नीतीश सीएम बने रहेंगे। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं। नीति आयोग में मोदी के साथ मीटिंग मिस करने वाले नीतीश कुमार शुक्रवार को दिल्ली आ सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ नीतीश की मीटिंग का प्रोग्राम फिक्स हो रहा है। बहुत संभावना है
कि सोनिया गांधी के साथ मीटिंग में ही बिहार में महागठबंधन के रिवाइवल पर मुहर लग जाए। नीतीश कुमार बीजेपी सरकार को छोड़ते हैं तो क्या कांग्रेस उनका समर्थन करेगी? ऐसी स्थिति बनता है तो कांग्रेस सही कदम उठाएगी। सही कदम उठाएगी। वो सही कदम क्या होगा? सही कदम जो राज्य के हित के लिए और देश के हित के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा, वो सही कदम उठाएगी। आपस में बातचीत चल रहा है, अभी तक हमारा संवाद नहीं हुआ है। अगर संवाद होगा तो उसमें क्लैरिटी आएगा। क्या नीतीश जी की सोनिया जी से या कांग्रेस पार्टी से कोई संवाद हुआ है जिसके बाद आपको शायद नहीं मालूम। अगर हुआ है तो अच्छी बात है और होगा तो भी अच्छी बात होगी। इस ऑप्शन में दिक्कत यह है कि तेजस्वी यादव के पास नीतीश कुमार के विधायकों से करीब डबल विधायक हैं। यहीं से ऑप्शन नंबर 2 खुलता है। ऑप्शन नंबर 2 यह है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार की पार्टी से कोई डिप्टी सीएम बन जाए। ऑप्शन नंबर 2 अगर अप्लाई हुआ तो नीतीश कुमार दिल्ली की पॉलिटिक्स करेंगे। हालांकि इसके चांसेस अभी बहुत कम हैं। आरजेडी और जेडीयू दोनों पार्टियों के सूत्र बताते हैं कि तेजस्वी अभी डिप्टी सीएम के पद से भी खुश हो सकते हैं। आरजेडी को स्पीकर की कुर्सी और तेजस्वी को होम मिनिस्ट्री का चार्ज बोनस मिलेगा। अभी तक के राजनीतिक संकेतों से ये साफ समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार का बीजेपी को लेकर दिल बदल चुका है, सिर्फ दल बदलना बाकी है। सवाल ये कि आगे क्या आरजेडी आसानी से नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर स्वीकार लेगी या फिर कोई शर्त रखेगी? क्या नीतीश कुमार सिर्फ सीएम बनना चाहेंगे या फिर पीएम इन वेटिंग के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कराने की कोशिश करेंगे? राजनीतिक विश्लेषकों का हमेशा से यह कहना है कि नीतीश कुमार की दिली ख्वाहिश रहती है कि काश कोई एक बार उन्हें पीएम इन वेटिंग बनवा दे। वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्हें तेजस्वी यादव को सौंपनी होगी। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि चाहे विचारधारा का मसला हो या फिर गवर्नेंस का, पहले की तुलना में नीतीश कुमार की छवि काफी तार-तार हो चुकी है। बिहार में जिस नए पॉलिटिकल सेटअप की चर्चा हो रही है उसका टारगेट क्या है? पहला टारगेट है 2024 और दूसरा टारगेट है 2025। 24 के चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अगर साथ मिलकर लड़े तो मोदी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये मॉडल काम कर चुका है। 15 के चुनाव में जब लालू और नीतीश ने हाथ मिलाया तब 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में आरजेडी ने 81 सीटें जीती, जेडीयू को 70 सीटें मिली और बीजेपी को सिर्फ 53 सीटें मिली। 15 के चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 24.4% वोट मिले थे, लेकिन आरजेडी के 18.4% वोट, जेडीयू के 16.8% और कांग्रेस के 6.7% वोट मिल गए तो बीजेपी पिछड़ गई। लेकिन बिहार की पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई है। आज बीजेपी का वोट शेयर भी ज्यादा है और सीटें भी ज्यादा हैं। दूसरी बात यह कि लोकसभा चुनाव में तो बस मोदी का ही मैजिक चलता है। 24 में क्या होगा ये समझने के लिए 14 के फिगर भी देखने चाहिए। 14 में मोदी नीतीश कुमार से अलग थे, तब भी उन्होंने एनडीए को 40 में से 31 सीटें दिलाई थी। नीतीश कुमार को 24 का डर है, तेजस्वी भी 24 से डरते हैं। अकेले लड़े तो मोदी के आगे ये दोनों खत्म हो जाएंगे। बिहार की पॉलिटिक्स में अगर ये दोनों साथ आ गए तो बम्पर कॉम्बिनेशन बनता है। नीतीश और तेजस्वी एक दूसरे को अपने वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, जिससे बिहार की कम से कम 20 सीटों पर वो मोदी को जबरदस्त टक्कर दे सके। दो 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी और नीतीश साथ थे तो एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली और 19 में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला। 24 में बीजेपी 19 वाला रिजल्ट रिपीट करना चाहती है, मगर उसमें नीतीश कुमार का खच्चर फंस गया है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप पिछले हफ्ते बिहार में थी। बिहार के सांसदों और विधायकों के साथ मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह ने साफ साफ संकेत दिया था कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ ही रहेगी, क्योंकि अभी बिहार में बीजेपी के लिए अकेले चुनाव लड़ना समझदारी नहीं है। बीजेपी के नेता और मंत्री आज भी वही लाइन दोहराते हैं।
भाई बिहार में बहार है, बिहार में सब कुछ ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। डबल इंजन की सरकार वहाँ चल रही है। बिहार का विकास हमारे लिए एक बहुत अचून्य मुद्दा है और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जहाँ देश का विकास हो रहा है, वहीं बिहार हमारे लिए सर्वोपरि है। बिहार का विकास हम कर रहे हैं, आगे भी एनडीए गठबंधन के माध्यम से बिहार का विकास होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। हम गठबंधन धर्म का अक्षरशः पालन हमने किया है। हमने पूरी तरह से अटल जी के वक्त से ही समर्पण भाव से गठबंधन धर्म का पालन किया है और आगे भी करेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। हमने किसी को नाराज नहीं किया है, पूरी तरह से हम विकास को मुद्दा बनाया है। विकास हमारे लिए सर्वोपरि है और बिहार के विकास को जो लोग ये चाहते हैं, राजद के लोग और विपक्ष के लोग, कि बिहार के विकास को हम बंद करेंगे, ये नहीं होने देंगे। हमारे लिए विकास सर्वोपरि है और जो विकास को तोड़ेगा वो बिहार की जनता उसकी कमर तोड़ देगी। दिल्ली में जो बात अश्विनी चौबे कहते हैं, वही बात पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल बोलते हैं। किसी ने कोई आरोप नहीं लगा, आप लोग के मन का वहम है। हर दल अपना बैठक बुलाता है, इसमें किसी को रोक है क्या? हम लोग भी अभी 6 दिन पहले हमने भी अपने सभी सांसद विधायकों को बुलाया था। नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपना स्टैंड कड़ा कर लिया है। आरसीपी तो बहाना है, मोदी पर नीतीश का निशाना है। मोदी को टारगेट करने के लिए ही ललन सिंह चिराग पासवान का एग्जाम्पल देते हैं। अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं, कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। ललन के आरोपों पर बीजेपी तो खामोश है, लेकिन चिराग पासवान बिफर रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग एनडीए से बाहर थे, लेकिन वो खुद को मोदी का हनुमान बताकर चुनाव लड़ रहे थे। चिराग ने उन सीटों को टारगेट किया था जहां नीतीश कुमार का कैंडिडेट था। चिराग अगर किसी का मॉडल है तो रामविलास पासवान का। चिराग अगर किसी की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है तो वो मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सोच को। मुख्यमंत्री जी क्या समझेंगे रामविलास पासवान जी क्या थे? अपने अंतिम दिनों में जब वो आखिरी सांसें गिन रहे थे, यही मुख्यमंत्री जी थे। एक बार फोन कर कर उन्होंने उनका हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझा। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जीते जी प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, उनको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कि कंस मामा ने देवकी मां के सारे पुत्रों का एक 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 करके वध करते गए करते गए करते गए। क्यों? सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। मुख्यमंत्री जी का भी इतिहास भैया बहुत लंबा रहा है, कितनों का इन्होंने राजनीतिक वध नहीं किया। शरद यादव जी के हाल देख लीजिए, जौहर साहब का क्या हाल हुआ, अपने ही नेताओं को इन्होंने किस तरीके से प्रताड़ित किया। क्या जनता भूल सकती है इस बात को? अगर बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटा और तेजस्वी के साथ नीतीश का नया कॉम्बिनेशन बना, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के पास क्या विकल्प है? मोदी बिहार में 24 का चुनाव अकेले नहीं लड़ना चाहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो अकेले नहीं लड़ सकते। 14 में मोदी ऐसा कर चुके हैं और बिहार में जीत भी चुके हैं। अंतर बस ये है कि तब जेडीयू और आरजेडी अलग अलग लड़ रहे थे, इसलिए उनके वोट बंटे हुए थे। जेडीयू और आरजेडी इकट्ठा होंगे तो निश्चित रूप से मोदी के लिए चैलेंज बनेंगे। मगर परफॉर्मेंस के पैमाने पर मोदी का रिकॉर्ड परफेक्ट है, इसलिए बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। नीतीश कुमार को मोदी के फोन कॉल का इंतजार है, लेकिन मोदी नीतीश को मनाने के लिए उन्हें फोन नहीं करेंगे। इस देश में परिवारवादी पार्टियों की जगह को नरेंद्र मोदी जी का पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ने समाप्त कर दिया। और मैं इस मंच से कोई डर के बगैर कह सकता हूं कि जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, या तो उनको बदलना पड़ेगा, उनको बार बार
अगर नहीं बदलते हैं तो बार बार पराजय की तैयारी रखनी पड़ेगी। इस देश की जनता अब परिवारवादी राजनीति को नहीं कर सकती। तुष्टीकरण, एक विशेष वर्ग को विशेष फायदा पहुंचाना, वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट करना और लोकतंत्र के सभी को समान अवसर देने के मूल नियम का उच्छेद करते हुए एक विकास की प्रक्रिया को क्षतिग्रस्त कर देना। मित्रों, उन्होंने तुष्टीकरण को भी समाप्त कर दिया। आज नरेंद्र मोदी पर कोई ऐसा आरोप नहीं कर सकता। ढेर सारी स्कीमें जो 80 करोड़ गरीबों के लिए बनी, 60 करोड़ गरीबों के लिए बनी, दोनों प्रकार के वर्ग के लिए बनी हुई स्कीमों में कोई आरोप नहीं कर सकता कि कभी भाजपा का जो समर्थक नहीं है उसको गैस का सिलेंडर नहीं मिला, या उसको कभी भी कोई आरोप नहीं कर सकता कि आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिला है। बिहार की पॉलिटिक्स में एक और चर्चा है, क्या बिहार में महाराष्ट्र रिपीट हो सकता है? क्या जेडीयू का ही कोई नेता बीजेपी के साथ आ सकता है? जेडीयू से अलग हुए आरसीपी सिंह के करीबी ये संकेत दे रहे हैं कि जेडीयू के 25 विधायक उनके संपर्क में हैं। क्या ये विधायक अलग गुट बना सकते हैं? क्या ये विधायक बीजेपी के साथ जा सकते हैं? राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जाता, फिर भी आरसीपी सिंह ऐसे किसी गुट के नेता नहीं हो सकते। वजह बिहार के जातिगत समीकरण है। नीतीश कुमार के पास कुर्मी, कुशवाहा और महादलित वोट बैंक है। ये वोट बैंक भले ही 15 से 18% का हो, लेकिन ये वोट बैंक बहुत सॉलिड है। 4% कुर्मी वोट बैंक नीतीश से टूटने वाला नहीं। 2% कुशवाहा वोट के लिए बीजेपी कोई बड़ा रिस्क नहीं लेगी, लेकिन 10% महादलित वोट बैंक इन दोनों से बड़ा है। महादलित जाति से आने वाला कोई बड़ा नेता अगर जेडीयू से टूटता है, अगर विधायकों का कोई अलग गुट बनता है, तो बिहार में भी महाराष्ट्र रिपीट हो सकता है। संभावनाएं खुली हुई हैं, जिसमें नीतीश की पार्टी भी अपने नेता के लिए बड़ी संभावना देख रही है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। अब उस व्यक्ति के बारे में यह कहना ठीक है कि राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से चीजें होती हैं। आज हम कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की हर तरह की योग्यता रखते हैं। उस व्यक्ति के बारे में इस तरह का कहना कि 7 जन्म में नहीं बन सकते हैं, सीधे तौर पे बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बयान है और उनका जो मानसिक दिवालियापन है उसको दर्शाता है। बिहार में अभी सब बोल रहे हैं, बस नीतीश कुमार और तेजस्वी नहीं बोल रहे। चचा और भतीजा में गठबंधन की अटकलों के बीच इन दोनों के कुछ पुराने वीडियो सामने आ रहे हैं। जनता रिजेक्ट किया है और आप लोगों का ठीक से जवाब देगी। नहीं, ठीक है। और सबको मालूम नहीं है कि क्या कर रहे हो, है? और यहाँ के लोग शांति से बैठे हैं। आप लोग जो अटैक करते हो, इधर के लोग अटैक करते हैं, इधर के लोग सुन लेते हैं। इस तरह का कांग्रेस के लोग भी नई परंपरा का घर में पढ़ करके अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं। नेता बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। सदन नेता बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। सुनिए, सदन नेता बोल रहे हैं विधानसभा में इस तरह का नहीं। आप लोग विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर किस तरह से किया, तो यहाँ क्या किया वहां जाके पता कर लीजिए। और पूरा का पूरा एनडीए के तमाम लोग बैठे रहे हैं। आप लोग बात कर रहे हैं, अंदर बैठिए। आप लोग बैठिए, बनना चाहिए कहीं भी चीज को, और चुपचाप अपने कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, अपनी बात कहिए। क्या संख्या है इधर की, क्या संख्या है पता कुछ बोल रहे हैं, आप लोग खड़े हल्ला कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने पिछली बार जब बीजेपी का साथ छोड़ा था, तब उन्होंने विधानसभा में कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन दोबारा हाथ नहीं मिलाऊंगा। नीतीश अभी बीजेपी के साथ हैं, इसीलिए तेजस्वी यादव उन्हें पलटी मार चाचा कहते हैं। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। 50 साल राजनीति करेंगे, 50 साल की राजनीति करेंगे। आपके नेता तो 5 साल, ज्यादा से ज्यादा कुछ लोगों की कृपा से 5 साल,
और हमको तो नीतीश चाचा का चिंता होता है कि आप लोगों के फेड़ा में धरा गए। अब भतीजा है तो चाचा को चिंता तो होगी ना भतीजा को। सरासर सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में कम से कम अपना जमीर को नहीं बेचना चाहिए। विधानसभा हो या बाहर, तेजस्वी ने नीतीश पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने 30-30 साल पुराने ऐसे मामले भी उठाए जो अदालत में खत्म हो चुके हैं। आप सब लोगों को पता, अगर सुचिता की बात आएगी तो सवाल होगा। 1991 में इन पे मर्डर का मुकदमा चला, 2008-9 में कैसे उस फैसले को टाला गया ये सब लोग जानते हैं, और 2020-19 में कैसे उस केस को खत्म किया गया, रफा दफा किया गया बिना किसी इंक्वायरी के, जांच के, ये सब लोग जानते हैं। आपने कभी सुना कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री 25,000 जुर्माना दे रहा है? जुर्माना क्यों दिया गया? चोरी की गई। जेएनयू के एक छात्र का कंटेंट चोरी किया गया, उसमें नीतीश कुमार जी को सजा हुई कोर्ट से, और 25,000 मुख्यमंत्री जी ने जुर्माना दिया। यह सच्चाई ऑन फैक्ट्स है। सुचिता की बात की जा रही है। चचा और भतीजे में होने को तो हो सकता है, लेकिन ये दोस्ती कितनी कारगर होगी और बिहार के लोगों को मंजूर होगी या नहीं होगी, नीतीश कुमार को अभी सोचना है। योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त हैं और नोएडा में जो हुआ उस पर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। योगी ने यूपी के गृह मंत्रालय से एक एक डिटेल मांगी है। योगी का मैसेज क्लियर है, फुल इन्वेस्टिगेशन हो और सख्त एक्शन हो। एक थाना इंचार्ज, एक सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल सस्पेंड किए जा चुके हैं। पुलिस से कहा गया है घटना कैसे हुई, क्यों हुई, श्रीकांत त्यागी को गनर कैसे मिला, उसके पास इतनी महंगी महंगी गाड़ियां कैसे आई, श्रीकांत त्यागी कैसे चुपचाप इतना बड़ा गुंडा बन गया। अब सबकी जांच होगी। इलाज शुरू हो गया है, घर पर बुलडोजर चल गया है, सोसाइटी के अंदर गैर कानूनी तरीके से बनाया गया कंस्ट्रक्शन तोड़ा जा चुका है। श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए 8 टीमें 3 राज्यों में घूम रही हैं। लेकिन योगी यहीं पर नहीं रुके। त्यागी जैसे लोग समाज के लिए खतरा हैं और अब इस एक केस के जरिए हर उस छोटे नेता की जांच होगी जो आम पब्लिक को धमकाने के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल करता है, गनर ले लेता है, गाड़ी पर स्टिकर चिपका लेता है। श्रीकांत त्यागी है कौन? यह शख्स कैसे एक प्रॉपर्टी डीलर से गैंगस्टर बना? हमने इसकी पूरी जन्म कुंडली ढूंढ निकाली। मैं आपके बीच में आऊंगा और इतनी हैसियत मेरी प्रदेश सरकार में है, मैं भली मंत्री हूं चाहे विधायक ना हो, कि अपने फोन से एसएसपी डीएम को भी कह सकता हूं और उस पर अमल भी करा सकता हूं। तो मेरे फोन को एसएसपी भी उठाएगा और डीएम भी उठाएगा। मेरा फोन एसएसपी भी उठाएगा, डीएम भी उठाएगा। इस शख्स के तेवर देख रहे हैं आप, सिस्टम को झुकाने वाला, महिलाओं पर रौब झाड़ने वाला, गाली गलौज करने वाला। यह चेहरा कोई और नहीं, मोस्ट वांटेड श्रीकांत त्यागी है। गजब का भौकाल, बंद कमरे में पीछे गनर, लेफ्ट में गनर, राइट में गनर, बीच में बाउंसर, बीच सड़क, दाईं तरफ बाईं तरफ हथियार बंद सुरक्षा कर्मी, आगे बाउंसर, पीछे गनर और बीच में श्रीकांत त्यागी। फूल माला पहनकर खुद अपना वीडियो बनवाता, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, सायरन बजवाता, उसे वायरल करवाता। नेता बनने के लिए कौन सा फॉर्मूला हिट होगा, इसे सब पता था। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकालो, अपने समर्थकों के साथ रोड शो निकालो, गाड़ी से उतरो, माइक पकड़ो और टिपिकल नेता स्टाइल में शुरू हो जाओ। पीछे नेताजी स्टाइल वाला फोटो लगाओ, कैमरे पर फेसबुक लाइव वाला बटन दबाओ। आज की जो विषय है इसी पे चर्चा हम लोग करेंगे। शहर में भौकाल, गांव में भौकाल, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इस छुटभइये नेता श्रीकांत त्यागी का रौब इतना ज्यादा कि इसे लगा ये कुछ भी करेगा और बच निकलेगा।
बंजारे हैं, बंजारों की हितमत नहीं करते, हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। बंजारे हैं, बंजारों की हितमत नहीं करते, हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। और आज जीत ले तू मैदान जंग में, हम लोग अपने कबीलों से कभी बगावत नहीं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। एक्सप्रेस वे पर, हाईवे पर टोल न देना, रौब झाड़ना, रिश्वत देकर पुलिस से 60 गांठ करके सिक्योरिटी लेना, जमीनों पर अवैध कब्जे करना, दूसरों से कब्जे करवाना, खुद को एक पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नेता बताना और सियासी माइलेज लेना। श्रीकांत त्यागी मज में लगवाता, भीड़ बुलाता, खुद बीच में बैठता, आगे पीछे अगल बगल लोगों को बिठाता। लोग बोलते श्रीकांत भैया ऐसे हैं, वैसे हैं, इन्हें लखनऊ भेजेंगे, दिल्ली भेजेंगे। लोग इसी के सामने इसकी तारीफ के कसीदे पढ़ते और ये दबंग स्टाइल में भगवा मफलर पहनकर अपना वीडियो फेसबुक पर फैलाता। पार्टी की तो बात मैं क्या करूं, हमारा तो एक लक्ष्य है, मैं तो हमारी बिरादरी में कोई भी नेता आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी हम ऐसा है इस समय। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब कोई आदमी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम उसके पीछे लगें, उसे आगे बढ़ाएं, उसे आगे बढ़ाएं, उसके साथ लगें। और राजनीति में वोट की ताकत होती है। अगर हम संगठित हैं, हम श्रीकांत भाई के पीछे लगेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारे काम होंगे, हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो हमें पूरी उम्मीद है लखनऊ तक, दिल्ली तक श्रीकांत भाई हमारी समस्याओं को वहां तक पहुंचाएंगे। और हम चाहेंगे कि ये हमारे नेता जो हैं श्रीकांत जी ऊंचे लेवल पर पहुंचे। अब यहाँ पे जितने भी गांव में हम लोगों ने दौरा करा, हर जगह एक समस्या है कि जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक कोई नहीं जीता, वो जीते थे मोदी जी। इलेक्शन वो लड़ता है जो पब्लिक के बीच में रहता है, एक एक आदमी को जानता है, गिन उंगलियों पे गांव होते हैं, वो हमारे श्रीकांत भाई जानते हैं। वहां तो मोदी जी को वोट दे दी, मोदी जी को वोट दे दी, कौन कहां से आ गया, कौन डॉक्टर आ गया, क्या पता नहीं। जनप्रतिनिधि कौन है? सही बात। हमारे ऐसा पब्लिक में से उठे हुए व्यक्ति हैं, ये नहीं है कि मोदी जी की लहर है और जी। तो बस हमें अपने श्रीकांत भाई दबंग श्रीकांत त्यागी पर परत दर परत नए खुलासे हो रहे हैं। कौन है ये श्रीकांत त्यागी? ये सेल्फ स्टाइल नेता कैसे बना? प्रॉपर्टी डीलर से छुटभइये नेता तक किन किन नेताओं का करीबी रहा? श्रीकांत त्यागी से जुड़ी एक एक डिटेल चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। इसकी अलग अलग वीडियो हैं, अलग अलग ऑडियो हैं और इस दबंग के हर फ्रेम में सेल्फ स्टाइल नेता बनने की पूरी क्रोनोलॉजी है। छोट भैया श्रीकांत त्यागी खुद को बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करता था। पॉश इलाके में किराए के मकान में पॉलिटिकल मीटिंग्स किया करता था, बड़े बड़े नेताओं को बुलाता था। 10-20 नहीं 50 गाड़ियों के काफिले के साथ लोग उससे इसी लोकेशन पर मिलने आते थे। कोई रास्ता न भटके, सही लोकेशन पर पहुंचे, इसके लिए श्रीकांत त्यागी ने दबंग स्टाइल में बाकायदा होर्डिंग्स लगवा रखी थी। आज से 4 महीने पहले उसका पता ये था। आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं, आज भी नोएडा के सेक्टर 92 में ये बोर्ड लगा हुआ है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है श्रीकांत त्यागी, नेता भाजपा, विधानसभा क्षेत्र 57, मोदी नगर, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, निवास B148, सेक्टर 92, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर। और ये आप बोर्ड देखिए, और इस बोर्ड से महज 100 मीटर की दूरी पे श्रीकांत त्यागी रहता था और इस बोर्ड में एरो दिया हुआ है कि इसका घर कहां था। श्रीकांत त्यागी का भौकाल कितना टाइट था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नोएडा सेक्टर 92 के B148 में उसके घर में एंट्री से पहले पुलिस बैरिकेडिंग, पुलिस पिकेट सबके इंतजाम होते थे।
बूम बैरियर लगाए जाते थे, बाकायदा मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हुआ करती थी। बिना चेकिंग के किसी की एंट्री भी अलाउड नहीं थी। सिक्योरिटी के लिए स्निफर डॉग्स की भी तैनाती थी। दबंग त्यागी की सियासी मीटिंग्स घंटे 2 घंटे नहीं, रात के 2-2 बजे तक चला करती थी और आसपास रहने वाले किसी पड़ोसी की मजाल नहीं थी कि एक बार जाके सड़क पर खड़ी गाड़ियों को हटाने के रिक्वेस्ट तक कर सके। इसी कोठी में रहता था और यहाँ पे सरकारी गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी। तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ पे आते जाते थे। यहाँ तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस घर पे आ चुके हैं और जो कि श्रीकांत के खुद करीबी हैं वो बता रहे हैं कि इसी घर पे उनके साथ आ चुके हैं। इनके साथ में जो पड़ोसी हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश तिवारी है। तिवारी जी, ये बताइए कि यहाँ पे श्रीकांत त्यागी रहता था क्या? हाँ, पहले काफी टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे, काफी टाइम से रहते थे। और क्या जलवा था यहाँ पे? यहाँ पे पुलिस रहती थी क्या? सरकारी गाड़ियाँ? उनके पर्सनल गार्ड हुए थे, पर्सनल गार्ड थे और कुछ सरकारी गार्ड भी थे, 1-2 पुलिस की जिप्सी वगैरह लगी रहती थी। यहाँ पे मेटल डिटेक्टर लगे हुए थे कि लोग आए जाएं तो जिससे पता चले कि कुछ विस्फोटक नहीं लेके। हाँ, वैसा था। उस कैमरा भी था, सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगे हुए। सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर सब लगा हुआ। हाँ, सारा कुछ है सब था। अब जैसे रोड पे भी गाड़ी लग गई तो किसी की हिम्मत नहीं था कि कोई बोल दे कि भाई आप गाड़ी हटाइए या कुछ भी। हाँ, उनके पब्लिक भी थी और पब्लिक लोग थे तो कोई बोल नहीं पाता था। अच्छा, उनके सुरक्षाकर्मी और बाकी उनके लोग यहाँ पे रहते थे, इसलिए भी कोई? हाँ, काफी लोग थे। पब्लिक के बीच श्रीकांत त्यागी खुद को त्यागी समाज का इकलौता चेहरा बताता था। लोगों से वही बुलवाता था जो वो सुनना चाहता था और जब खुद बंद कमरे में सियासी मीटिंग्स किया करता था तो ऑन कैमरा कहता था वो तो लोगों के लिए काम करना चाहता है, समाज का भला करना चाहता है। देखिए, राजनीति में जो पहली धारणा नेता की होती है वो अगर पैसा कमाने की होगी तो वो आपके बीच में नहीं आएगा। वो छुपेगा आपसे, भागेगा आपसे और एक एक करके मिलेगा। मेरा ये उद्देश्य हमेशा रहा है कि मैं कभी भी लोगों के बीच में जाऊं तो सामूहिक रूप से उनसे मिलूं और सामूहिक रूप से उनकी समस्या को सुनूं और सामूहिक रूप से ही उसका समाधान करने का प्रयास करूं और करूं। हर आदमी किसी न किसी योग्यता के लिए बना है, उसका भी विशेष ध्यान आपको रखना है और वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है। उसमें आपको ये कहने की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि त्यागी समाज का हो, ये जाट समाज का हो, ये ठाकुर समाज का हो, ये बनिया समाज का हो, ये वाल्मीकि समाज का हो, धोबी हो, कुर्मी हो, नाई हो, काशी कुशवाहा, मल्ल कृष्ण, धीवर, नाई, धोबी, चमार, कुमार, इसकी कोई जरूरत नहीं कहने की। आपको ये देखना कि कार्यशैली किसकी अच्छी है। मगर कैमरे पर अच्छी बातें करने वाले श्रीकांत त्यागी की दबंगई का पार्ट 1 अब सामने आ चुका है। पार्ट 2 में ऐसे कई और किस्से हैं जो ये बताते हैं कि शख्स ने पूरे सिस्टम को कैसे झुकाया, अपने फेवर में माहौल कैसे बनाया। आखिरकार नोएडा के भंगेल का रहने वाला एक शख्स श्रीकांत त्यागी इतना रसूखदार कैसे बन गया जो पुलिस, सिक्योरिटी और बाउंसर्स के साथ चलने लगा, रौब झाड़ने लगा। चलिए इसकी जन्म कुंडली खंगालते हैं। भंगेल में नोएडा अथॉरिटी ने जमीनों का अधिग्रहण किया था जिसमें श्रीकांत त्यागी के परिवार की भी करोड़ों रुपए की जमीन थी। श्रीकांत त्यागी और उसके परिवार को करोड़ों रुपए का मुआवजा अथॉरिटी की ओर से मिला और इसी पैसे के दम पर श्रीकांत त्यागी बड़ी गाड़ियां खरीदने लगा, अपना रसूख बढ़ाने लगा, गनर्स और बाउंसर्स की लंबी फौज लेकर अपना भौकाल टाइट करने लगा। तो यहाँ से कोई किराया सिहानी गांव से या इलाके से कहीं से जाता हो उसको? हाँ, जाता किराया, जब हिस्सेदार है वो। तो क्या किस चीज का किराया जाता है उसके पास, श्रीकांत के पास? हाँ? श्रीकांत के पास किस जगह का किराया जाता है? किराया उधर परे का जाता है। इस रोड पे है जमीन। क्या बने हुए वहाँ पे? दुकान है, शेड है। ये शख्स लाख 2 लाख में नहीं खेलता था, कई लाख की कमाई करता था। उन्हीं पैसों के दम पर दबंगई करता था। 8 लाख महीने की आमदनी वाले श्रीकांत त्यागी को पता है सिस्टम को कैसे झुकाना है। श्रीकांत की नोएडा के भंगेल में एक बड़ी मार्केट है, वहीं से 8 लाख रुपए महीने का किराया आता है जो खुद वहां नहीं जाता, किराया वसूलने के लिए अपने लोगों को भेजता है। इतना ही नहीं, नोएडा अथॉरिटी में भी श्रीकांत त्यागी का सिक्का चलता था। तभी तो उसने एक पॉश सोसाइटी में सिस्टम को ठेंगा दिखाकर अवैध निर्माण करवा डाला।
और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, मगर अब सारे तार जोड़े जा रहे हैं। योगी का क्लियर ऑर्डर है, गनर लेके घूमने वाला दबंग बचना नहीं चाहिए। ये श्रीकांत त्यागी का दफ्तर बताया जा रहा है। इसके अंदर में आप ये देखिए, अभी यूपी पुलिस हैं जो यहाँ पे किराएदार थे, उनका ये कहना है कि वो यहाँ पे कुछ दिनों पहले तक आते थे, ये ऑफिस हुआ करता था, अब पुलिस उनकी तलाश में यहाँ पे पहुंची है। सर, आप लोग क्या श्रीकांत त्यागी की तलाश में आए? नहीं, उनकी तलाश में नहीं आए। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग जीएसटी विभाग से हैं। हाँ हाँ। तो आप लोगों को क्या उल्लंघन, नियम के उल्लंघन का कुछ मामला सामने आया है क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है, देखने आया हूँ क्या है कैसे है। हाँ, अभी कोई ऐसा मामला नहीं है। ठीक है। पुलिस और जीएसटी विभाग के लोग जो हैं वो भी यहाँ पे श्रीकांत त्यागी के घर पे पहुंचे हैं। सामने जो आप ये दरवाजा देख रहे हैं, ये ऑफिस हुआ करता था। जो लोग किराए पे हैं वो ये बता रहे हैं कि नेताजी का ये ऑफिस था और कभी कभार यहाँ पे आते थे। पिछले कुछ सालों से वो यहाँ नहीं आए हैं। ये पूरा इलाका देख सकते हैं, ये श्रीकांत त्यागी की प्रॉपर्टी पे ये तमाम मार्केट बने हुए हैं और यहाँ से किराया आता है। इसके पीछे का हिस्सा जो है वहां पे भी एक गराज है, वहां पे भी, और ये पूरा इलाका जो है आसपास की जमीन पुश्तैनी जमीन बताई जा रही है ये त्यागी फैमिली की, और उसके जो श्रीकांत त्यागी के चाचा हैं, बाकी उन लोगों की भी जमीन है आसपास, उनकी जमीन पे भी यहाँ पे मार्केट बनी हुई है। भंगेल में श्रीकांत त्यागी की प्रॉपर्टी पर आज जीएसटी की टीम और इंटेलिजेंस की टीम पहुंची थी, पूछताछ की और वहां से चली गई। सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा, ये वो पूरी प्रॉपर्टी है जहां पे वर्षा धर्म काठा है और 1 दर्जन से अधिक दुकानें हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं यहाँ पे, और उससे किराया आता है। ये कहा जाता है कि श्रीकांत त्यागी को हर महीने किराए से तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए आता है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो यहाँ से अंदाजा आपको नहीं लगेगा। यहाँ सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम आप ये धर्म काटा कह सकते हैं, जो कि पिछले 2 साल से अधिक समय से बंद पड़ा हुआ है। और जो जीएसटी की टीम और इंटेलिजेंस की टीम यहाँ पे पहुंची थी, वो जो जानकारी एकत्रित करके गई वो इनसे कर गई। सर, क्या नाम है आपसे? मेरा नाम सिराजुद्दीन मलिक है। मलिक साहब, ये बताइए कि जीएसटी की टीम आई थी, क्या पूछ के गई है यहाँ पे? हाँ, उन्होंने यही पूछा कि इनका इनकम स्रोत क्या है, कितनी दुकानें हैं, कहाँ से रेंट आता है, क्या ये करते हैं, इस सब के बारे में इन्होंने मालूम करा। ये इनकी प्रत्यक्ष जमीन है और दादालाई है और इसका अच्छा खासा किराया आता है। और जो मैन है ये धर्म कांटा है, इसकी पर डे की इनकम जब ये चलता था 10 से 15 हजार रुपए होती थी पर डे की इनकम। बात यही खत्म नहीं होती। मोटी आमदनी वाला श्रीकांत गनर का रौब दिखाकर जीटी रोड और यमुना एक्सप्रेसवे पर बने टोल प्लाजा से फ्री में गाड़ियों का काफिला लेकर भी निकला करता था। दबंगई का आलम ऐसा कि नोएडा के जिस सोसाइटी में पूरा बवाल हुआ, वहां के स्विमिंग पूल एरिया में तो श्रीकांत अपने गार्ड्स के साथ घुस जाता था। महिलाएं अनकंफर्टेबल महसूस करती थी, मगर उसे फर्क नहीं पड़ता था। जिम एरिया में जाकर वहां के स्टाफ को गालियां देने से लेकर मनमर्जी से टाइमिंग के बाहर जिम खुलवाने तक श्रीकांत त्यागी सब पर रौब जमाता था। इस दबंग का एक कनेक्शन लखनऊ वाला भी है। वो वहां की भी एक सोसाइटी में अपने कारनामों के लिए बदनाम हो चुका है। आरोपों के मुताबिक 2 साल पहले वो लखनऊ के इस अपार्टमेंट में गलत हरकतें करता हुआ पकड़ा गया था। 2020 में एक घटना सामने आई थी जिसमें श्रीकांत त्यागी किसी महिला के साथ यहाँ पे पाए गए थे, तब तो उनकी वाइफ आ गई थी। उस समय पुलिस भी आई थी, लेकिन पिछले 2 दिन से कोई पुलिस नहीं आई है। तो ये जानकारी जो आपने बताई 2020 वाली, ये मीडिया के जरिए आपको जानकारी मिली थी या याद है आपको इंसिडेंट? मैं यहाँ का निवासी हूँ, तो जब हल्ला हल्ला हुआ, पुलिस आई, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग को जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो हमको उसी कुछ याद है श्रीकांत त्यागी अगर यहाँ थे तो किसी के साथ उनका कोई झगड़ा हुआ हो, कोई ऐसा हुआ हो, कोई इस तरह की बातचीत? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन ये घरेलू विवाद जो आपको मैं बता रहा हूँ ये सामने आया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।